हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं संस्था के इस यूट्यूब चैनल पर। देखा जाए तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 से 5 जुलाई तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको यहाँ पर समाहित किया गया है। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समाहित किया गया है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 2 जुलाई तक मैं छुट्टी पर था, ठीक है। 3 जुलाई को आया तो 3 जुलाई को आपको अप्रैल का वीडियो मिला, फिर जो जून का 15 से 16 जून से लेकर 30 जून तक का वीडियो था उसको हमने आपको प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद में देखा जाए मई महीने का करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल का आपको दे दिया। अब जून महीने का करंट अफेयर बचा है, वो भी सोमवार को या मंगलवार को आ जाएगा। और उसके साथ साथ में देखा जाए तो पैरेलली हमारा जो डेली करंट अफेयर वीडियो है वो भी चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जून से लेकर 1 जुलाई से 5 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है उनको यहाँ पर समाहित किया गया है। और ये क्लास आपकी बीपीएससी की परीक्षा और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर करंट अफेयर को और ज्यादा एनहांस करने का प्रयास किया गया है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही रखा गया है, कुछ चीजें शॉर्ट करने का प्रयास किया गया है। और देखा जाए तो जुलाई महीने में हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे आगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा करंट अफेयर का मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने मासिक पैकेज स्टार्ट किया था फरवरी 2025 से। हर महीने का पैकेज होता है, मासिक पैकेज होता है। उस मासिक पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती है? डेली वीडियो क्लास तो आपको मिलती ही मिलती है, शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है। डेली क्लास पीपीटी और पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शेयर कर दी जाती है। बाइलिंगुअल हमारी पूरी क्लास होती है, मैं बोलता हिंदी में वो हमारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। पीडीएफ जो प्रोवाइड की जाती है वो हिंदी की पीडीएफ अलग, इंग्लिश की पीडीएफ अलग और डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। खास बात यह है कि प्रतिदिन आप क्लास करने के बाद ऐप पर 10 एमसीक्यू का डेली टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो कंप्लीट मासिक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है। और महीने के अंत में देखा जाए तो बाइलिंगुअल टेस्ट होता है कंप्लीट, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ये टेस्ट आप ऐप पर दे सकते हैं, अपनी रैंकिंग देख सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं करंट अफेयर में आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि यहां पर जो यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल की जो पीडीएफ है, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक के जो पीडीएफ होंगे, आगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जितने भी पीडीएफ होंगे सब आपको इसी कम्युनिटी में मिलेंगे, यानी कि इस पैकेज के अंतर्गत मिल जाएगा। जब आप इस पैकेज को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं और मूल्य मात्र 25 रुपए है, ठीक है। सिर्फ 25 रुपए में आप उस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर क्वाइन का ऑप्शन होगा, क्वाइन पे आप टिक कर देंगे तो ये मूल्य घटकर 18 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 18 रुपए 75 पैसे पे करने के बाद आप मासिक करंट अफेयर पैकेज में एनरोल हो जाएंगे, जिसमें आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलने वाली है। और इन सुविधाओं के साथ साथ यूपी स्पेशल का पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा कि आप जाइए प्रिंट आउट की दुकान पर खड़े होइए, बोलिए कि भैया हमारा प्रिंट आउट निकाल दो। पूरे महीने का जो पीडीएफ होता है वो सिर्फ 50 से 51 पेज की पीडीएफ होती है, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, ठीक है। जून महीने का पीडीएफ शेयर कर दिया गया है और मई महीने तक का जो यूपी स्पेशल का पीडीएफ है वो भी शेयर किया जा चुका है ग्रुप में आपके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण खबर। सबसे पहले देखते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। अब नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। देखा जाए तो यह दिन चिकित्सकों के अथक प्रयासों, निस्वार्थ समर्पण और समाज के प्रति उनकी अमूल्य सेवाओं की सराहना करने के लिए एक विशेष अवसर है। और यहां पर वर्ष 2025 में जो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? बिहाइंड द मास्क हु हील्स आवर हेलर्स, ठीक है। बिहाइंड द मास्क हु हील्स आवर हेलर्स, यहां पर इंपॉर्टेंट है बिहाइंड द मास्क, डायरेक्टली यही लिखा रहेगा बिहाइंड द मास्क। ये थीम है किसका? नेशनल डॉक्टर्स डे का। अगली खबर चर्चा करें तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां देखा जाए रूस तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है, ठीक है। रूस पहला देश बना है जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। चर्चा कर लेते हैं तो वैश्विक कूटनीति में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक मान्यता दे दी है, ठीक है। और यहीं पर देखा जाए रूस दुनिया का पहला देश है जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी। अभी तक भारत ने भी मान्यता नहीं दी है, तालिबान सरकार को मान्यता भारत सरकार ने नहीं दी है, लेकिन पहला देश बना है रूस जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। देखा जाए तालिबान के राजनयिक, ठीक है, गुल हसन, नाम याद रखना, गुल हसन जो है ये मास्को में काबुल के राजदूत का पदभार ग्रहण किया इन्होंने, ठीक है। तो मास्को में काबुल के देखा जाए यानी कि अफगानिस्तान के राजदूत कौन बने हैं? अफगानिस्तान के राजदूत बने हैं गुल हसन, नाम याद रखना, गुल हसन। और
रूस के द्वारा मान्यता दे दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा पहला देश है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी है, सवाल पूछ सकता है आपसे। आगे देखें, इंदौर ने भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की है। ठीक है, घरों के बाहर क्यूआर कोड लगा होगा। क्यूआर कोड क्या लगा होगा, जैसे आप नेम प्लेट लगा होता है घर के बाहर, वैसे ही नेम प्लेट लगा होगा, उसमें क्यूआर लगा होगा। स्कैन करने के बाद आपको एड्रेस पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इंदौर नगर निगम जो है इसने डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक, परीक्षा में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस शहर के द्वारा डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो ये इंदौर के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? इंदौर के द्वारा शुरू किया गया है, जो स्मार्ट सिटीज मिशन है उसके तहत। ठीक है, इसमें देखा जाए तो पारंपरिक एड्रेस फॉर्मेट जो होता था, नेम प्लेट होता था, उसमें नाम लिखा होता था, नीचे एड्रेस लिखा होता था, तो जो पारंपरिक एड्रेस फॉर्मेट होता था उसको बदलने के लिए क्यूआर कोड आधारित जीपीएस तकनीकी को एकीकृत किया गया है। ठीक है, क्यूआर आधारित जीपीएस तकनीकी को एकीकृत किया गया है। यहां पर चर्चा कर ले, देश में अपनी तरह की पहल शहरी प्रशासन को फिर से परिभाषित करने, नागरिक सेवा वितरण में सुधार करने और भारत की अव्यवस्थित एड्रेसिंग प्रणाली के मानकीकरण लाने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, भारत की जो अव्यवस्थित एड्रेसिंग प्रणाली है, अभी क्या होता है कि लोग एड्रेस डाल देते हैं। अब एड्रेस डालने के बाद जैसे आप मान लो आप राइड बुक करते हैं, ओला से रैपिडो से राइड बुक करते हैं, आप खड़े हैं अपने घर के आवास में, मतलब आप अपने आवास पे खड़े हैं, एड्रेस आपने डाला, पता लगा कि वो गली के पीछे वाली गली में खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो जो अव्यवस्थित एड्रेसिंग प्रणाली है वो पूरी तरीके से हर जगह सुचारू रूप से है नहीं, तो उसी चीज को व्यवस्थित करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देखा जाए तो इंदौर पहला शहर बन गया है जिसने क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस स्टार्ट किया है। चलिए आगे देखते हैं, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखा जाए तो दीपिका पादुकोण को 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान के लिए चुना गया है। यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय है। ठीक है, अभी तक किसी भी भारतीय अभिनेता अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया या इस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। दीपिका पादुकोण पहली है, इस वजह से यह नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखा जाए 2018 में उन्हें टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। उसके बाद देखा जाए टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड भी इनको मिला हुआ है दीपिका पादुकोण को। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया, तो दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, एसबीआई के द्वारा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 40 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारतीय स्टेट बैंक ने 2027 तक 40 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना की शुरुआत की है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा 40 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना की या पहल की शुरुआत की गई है, तो वो कौन सा बैंक है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां चर्चा कर ले, यह योजना भारत सरकार के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य जो 2070 तक, ठीक है, यहां पर देखा जाए 2070, एक सेकंड रुकिए, 2070 तक भारत सरकार का लक्ष्य है। जब ग्लासगो में पीएम मोदी गए हुए थे, ग्लासगो में कॉप सम्मेलन चल रहा था, तो ग्लासगो का जो कॉप सम्मेलन था वहीं पर पीएम मोदी के द्वारा पंचामृत दिया गया था। ठीक है, पंचामृत दिया गया था, पंचामृत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस पंचामृत के लक्ष्य में एक लक्ष्य यह भी था कि भारत 2070 तक जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्बन का लक्ष्य है उसको हासिल कर लेगा। अब उस नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य का मतलब क्या होता है? नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम से कार्बन का उत्सर्जन होगा ही नहीं। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य मतलब ये होता है कि जितना कार्बन उत्सर्जित होगा उतना कार्बन अवशोषित भी कर लिया जाएगा। यानी कि प्रयास ये रहेगा कि न्यूनतम से न्यूनतम कार्बन का उत्सर्जन हो और जितना उत्सर्जन हो रहा है उसका अवशोषण कर लिया जाए। ठीक है, तो इस दिशा में देखा जाए तो ये जो सोलर पैनल है ना, अब ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो सोलर पैनल लगाने से फायदा ये होगा कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा था तीव्रता से, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। ठीक है, तो इस दिशा में देखा जाए तो एसबीआई की जो ये पहल है ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देखा जाए एसबीआई इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स, एआई आधारित बैंकिंग सॉल्यूशंस
और आधुनिक एटीएम सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध कराएगी। यहां देखा जाए यह योजना भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप ही है। जैसे भारत सरकार के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संचालित की जाती है, कुछ सब्सिडी प्रदान की जाती है, सेम उसी प्रकार से एसबीआई के द्वारा उसी के अनुरूप इस योजना को संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। ठीक है, सोलर पैनल आप एक बार लगवाइए, उसके बाद बिजली आपके घर अपने आप से स्वतः जनरेट होती रहेगी। आप चाहें तो उस बिजली को बेच भी सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए जो घरों की बिजली हो जाएगी वो मुफ्त हो जाएगी एक तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से एसबीआई का ये पहल कार्य करेगा। आगे देखें, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। अभी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आज की जो क्लास है आपको सब कुछ सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट जितने भी यहां पर समाहित किए गए हैं, 30-35 खबरें जो भी हैं, वो सारी खबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चर्चा कर ले तो हाल ही में लद्दाख में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लेह में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन पर्यटन विभाग ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के साथ मिलकर किया है। यहां पर बात कर ले तो 2 दिवसीय इस फेस्टिवल का उद्देश्य लद्दाख को उसके ऊंचे स्थान, शुष्क मौसम, कम प्रकाश प्रदूषण, साफ आसमान के कारण एस्ट्रो टूरिज्म के लिए प्रमुख स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ठीक है, तो परीक्षाओं से पूछे कि पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन लद्दाख में किया गया था। डायरेक्टली आपसे पूछेगा। ठीक, और किसके द्वारा किया गया यहां पर, तो देखा जाए जो पर्यटन विभाग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ मिलकर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी। इंपॉर्टेंट, फिर से मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं आपको एक चीज जरूर बताता हूं कि अपने दिमाग में इस चीज को बिठा के रखिए कि जब भी कोई इवेंट ऐसा है जो पहली बार हो रहा है, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके परीक्षा में अगर 30 सवाल पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से, तो उन करंट अफेयर में से 5 से 6 सवाल ऐसे होंगे जो वो सवाल पूछे गए हैं जो पहली बार हुआ है। ठीक है, पहली किसान रेल कहां चलाई गई, पहली वंदे भारत कहां चलाई गई, पहली महिला कौन थी, पहले पुरुष कौन थे, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में बारंबार देखे गए हैं। ठीक है, तो ये, और इस चीज को आप भले ही आपसे परीक्षा में ये ना पूछे कि पहली शब्द मेंशन ना करे, ठीक है, डायरेक्ट पूछ ले आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी। ठीक, लेकिन अब आपको पता है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार हुआ है, तो आपको इस चीज को हाईलाइट करके पढ़ना ही होगा। जब भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो, दृष्टि मैगजीन, निरंतर दृष्टि पढ़ रहे हो, उसमें एक चीज आप फोकस करिए, हाईलाइट करते चलिए। किताब पढ़ रहे हैं, किताब को ऐसा नहीं कि रैंडमली पूरी किताब पढ़ते जा रहे हैं, पूरा तो पहली बार में आपको पढ़ना ही है, लेकिन जब आप पहली बार किताब को पढ़ रहे हो तो उस पढ़ते टाइम आपको हाइलाइटर यूज करना है या पेन यूज करना है, और जो बात आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, पहली बात तो निरंतर दृष्टि या दृष्टि मैगजीन में इंपॉर्टेंट बातों को बोल्ड करके रखा गया है, और दूसरी बात आप खुद से भी हाईलाइट करते चले। ठीक है, खुद से भी मैटर को हाईलाइट करते चले। दोबारा जब आपको रिवीजन करना है तो सिर्फ हाईलाइटेड वाली चीजों को रिवीजन करते चलना है। इससे क्या होगा कि मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकेंगे। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ये नहीं कि आप एक बार पूरी किताब पढ़े, दोबारा जब किताब उठा रहे दोबारा फिर से पूरी किताब पढ़ना है, फिर आप कहेंगे कि अरे सर बहुत बल्कि हो जाता है, 220 पेज की किताब है, पढ़ी नहीं जा रही है। पढ़ी जाती है, पढ़ने का सही तरीका होता है। बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि सर किताब एक बार ही खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। किताब एक बार नहीं, 4-5 बार आप पढ़ के खत्म कर सकते हैं। सिर्फ आपको हाइलाइटर का या पेन का यूज करना है। पहली बार पूरा पढ़ना है, जब आप दोबारा पढ़ रहे हो या दोबारा पढ़ते टाइम सिर्फ हाइलाइटेड चीजों को पढ़िए। जैसे कोई अवार्ड है तो अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, अब जैसे कोई पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, अब कंटेंट में कोई पुरस्कार है, ठीक है, अब पुरस्कार किसको दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, किस लिए दिया गया। जैसे कोई किताब है तो किताब का नाम, राइटर का नाम और किस संस्था के द्वारा दिया गया। 3 चीजें आपको रिवीजन करने में पढ़नी है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि साहित्य अकेडमी के द्वारा इतने तारीख को इस चीज की घोषणा की गई, इस एवज में इनको ये पुरस्कार दिया गया, इनकी उपन्यास का नाम ये है, इस उपन्यास में ये चीजें लिखी हुई हैं। ये सारी चीजें आपको रिवीजन करते टाइम नहीं देखना है। सिर्फ रिवीजन करते टाइम क्या देखना है, किसके द्वारा दिया गया, किसको दिया गया, कब दिया गया या किस लिए दिया गया, किस किताब के लिए दिया गया। बस इतने पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, शॉर्ट करते जाइए, रिवीजन करते टाइम उसी को पढ़िए और सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी। देखा जाए तो भारत सरकार के पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने चेन्नई में पहली बार आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग का उद्घाटन किया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, जैसे इसमें हाईलाइट करना हो तो चेन्नई में पहली बार आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग का उद्घाटन, बस ठीक, हाईलाइट कर लिया इसको। पहली बार तो हम पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते टाइम यही याद रखेंगे कि पहला एशियन इंडियन क्रूज डायलॉग कहां पर, चेन्नई में। ठीक है, किसके द्वारा, तो क्रूज डायलॉग है तो जाहिर सी बात है कि जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा ही होगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं जो भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग
क्रूज संपर्क और सतत पर्यटन की सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यहां पर देखा जाए इस उच्च स्तरीय वार्ता में जो आसियान के सभी सदस्य राष्ट्र यहां पर शामिल हुए। कौन कौन से राष्ट्र? ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सब कौन से कंट्रीज है? ये सब आसियान देश है। ठीक है, तो यहां पर परीक्षा में से पूछ सकता है कि पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किसके द्वारा की गई? भारत सरकार के द्वारा की गई। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और किस लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो जो समुद्री सहयोग है भारत और आसियान के बीच में, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बात कर ले। सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के नए कमांडेंट। ठीक, सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के नए कमांडेंट। तो नौसेना के लिए एक प्रतिष्ठित फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल, यहां पर देखा जाए रियर एडमिरल वी गणपति ने मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तहत पुणे स्थित सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। अब पहली बार जब आप पढ़े तो इसको पूरा पढ़िए। ठीक है, अब दोबारा से जब आपको पढ़ना है तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के नए, देखा जाए तो कमांडेंट कौन बने हैं। कमांडेंट का नाम याद रखिए, वी गणपति। सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के नए कमांडेंट वी गणपति। बस आगे बढ़िए, इंतजार ऐसे ही आपको पूरा पढ़ के नहीं करना है। ठीक है, और यहां पर यह भी याद रखिए कि सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर अवस्थित है। तो सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो अवस्थित है MILIT, ये कहां पर अवस्थित है? ये पुणे में अवस्थित है। ठीक है, MILIT कहां पर अवस्थित है? पुणे में अवस्थित है। चलिए आगे देखें तो सरकार ने लॉन्च किया GIO स्टेट्स ऐप। तो ये GIO स्टेट्स ऐप है क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने GIO स्टेटस ऐप, ठीक है, GIO स्टेटस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका आधिकारिक डेटा आसानी से उपलब्ध होगा। यहां पर इस ऐप को रखने का मोबाइल फोन में फायदा क्या होगा? जो भी भारत सरकार के महत्वपूर्ण डाटा है, महंगाई से रिलेटेड डाटा है, सांख्यिकी डाटा है, GDP, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वो सारे डाटा भी आप इस ऐप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में जो डाटा है, ठीक है, डाटा आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। आप डाटा के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि बजट का डाटा कैसे देखें, सांख्यिकी का डाटा कैसे देखें, SRS का डाटा कैसे देखें। ये सारे डाटा आपको इस पर मिल जाएंगे, GIO स्टेटस ऐप। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं। ये एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में मिलेगा और जल्द ही iOS वर्जन भी इसका उपलब्ध हो जाएगा। सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर NSO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? NSO के द्वारा सांख्यिकी दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। यहां पर ये चीज जाने रहिए कि इस ऐप से GDP, महंगाई, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण डाटा भी मिल सकेंगे। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखा जाए, अडानी ग्रुप सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी, यहां पर देखा जाए अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक नया इतिहास रचा है। कंपनी की टोटल रीएन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है, रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है, ये अब कितना हो गया है? 15,539.9 मेगावाट हो गई है। ठीक है, इस प्रकार अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अडानी ग्रुप की कंपनी है। यहां देखा जाए यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज विस्तार है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे तेज विस्तार है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी परीक्षा पूछ सकता है, तो 15,539.9 मेगावाट है। आगे देखा जाए, बांग्लादेश से जूट आयात पर भारत ने लगा दिया है प्रतिबंध। अभी तक क्या होता था कि साफ्टा के तहत जो बांग्लादेश का जूट था वो आसानी से भारत पहुंच जाता था, लेकिन अब भारत ने उस पर लगा दिया है प्रतिबंध। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए भारत ने बांग्लादेश के जूट और संबंधित फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों के बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। यहां पर हम बात कर लें तो नए प्रतिबंध महाराष्ट्र के नाहवा शेवा बंदरगाह को छोड़कर अन्य सभी जमीनी मार्ग तथा बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश के जूट के संबंधित उत्पाद जो होते थे, ये भारत जो आयातित होते थे उन पर लागू होगा। यानी कि नाहवा शेवा छोड़कर, नाहवा शेवा बंदरगाह कहां पर अवस्थित है ये आप कमेंट करके बताइए। नाहवा शेवा बंदरगाह को छोड़कर अन्य सभी जो जमीनी मार्ग होते थे या बंदरगाह होते थे, वहां से जो जूट आते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नाहवा शेवा पे अभी आता रहेगा। ठीक है, देखा जाए साफ्टा यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के प्रावधानों के तहत बांग्लादेश के जूट को भारत में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त थी। ठीक है, हालांकि भारतीय जूट उद्योग को बांग्लादेश के जूट उत्पादों, विशेष रूप से धागा, फाइबर और बैग के डंप किए गए तथा सब्सिडी वाले आयात के प्रतिकूल प्रभाव के कारण लंबे समय से भारतीय उत्पादों को नुकसान सहना पड़ रहा था। ठीक है, यहां पर जो डंपिंग प्रक्रिया चालू थी कि खराब माल जो है उसको डंप कर दो भारत में। ठीक है, तो उससे जो भारतीय जूट उद्योग था वो प्रभावित हो रहा था,
लेकिन अब क्या होगा, प्रतिबंध वहां पे लगा दिया तो भारतीय जूट उद्योग जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिना सिलिकॉन के दुनिया के पहले कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। ठीक है, बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर बन के तैयार हुआ है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा तैयार किया गया ये भी महत्वपूर्ण है। दुनिया के पहले CMOS इसका नाम है, दुनिया का पहला CMOS नामक इस कंप्यूटर को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के नैनो फैब्रिकेशन यूनिट ने बनाया है। ठीक है, किस विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है, आपसे परीक्षा में पूछे तो आप टिक करिएगा, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा बनाया गया है नैनो फैब्रिकेशन यूनिट। उस नैनो फैब्रिकेशन यूनिट जो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी का है उसी के द्वारा बनाया गया है, और इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है CMOS। क्या नाम दिया गया है, CMOS। और यह पहला सिलिकॉन रहित दुनिया का पहला कंप्यूटर है, इसमें सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर बने होते हैं उनमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। आपको बताना है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। आगे देखें, कैप्टन कूल उपनाम जो है इसके ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया गया है। ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करने के बाद होगा क्या, यहां पर अगर ये ट्रेडमार्क जो आवेदन किया गया है 120 दिन के अंदर इसको लेकर कोई अन्य व्यक्ति दावा नहीं करता है तो महेंद्र सिंह धोनी को ये ट्रेडमार्क का जो लाइसेंस है वो मिल जाएगा और कोई अन्य व्यक्ति इस नाम का यूज नहीं कर पाएगा। यहां पर बात कर लें तो MS धोनी ने कैप्टन कूल उपनाम के लिए ट्रेडमार्क का आवेदन दायर किया है। मैदान में उनके शांत व्यवहार के कारण लोग उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानते थे, और यहां पर शर्त यह है ट्रेडमार्क का आवेदन करने का कि 120 दिन के अंदर कोई इसको लेकर दावा नहीं करता है तो धोनी कैप्टन कूल होंगे, यानी कि जो इनका ट्रेडमार्क है उसके नाम से ये अपनी ब्रांड वैल्यू, जैसे बीइंग ह्यूमन, ठीक है, HRX ऋतिक रोशन की ब्रांड है, बीइंग ह्यूमन देखा जाए सलमान खान के ब्रांड है, वैसे ही इनका अपना खुद का ब्रांड होगा। ठीक है, वैसे ही इनका खुद का ब्रांड होगा कैप्टन कूल। उसके नाम से ये ट्रेनिंग, अपना जो क्रिकेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको खोल सकते हैं, फिर अपनी ब्रांड जो स्पोर्ट्स के गैजेट्स होते हैं उनको सेल कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहे, मतलब फिर उनका ट्रेडमार्क हो जाएगा कि कैप्टन कूल नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ धोनी के द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, कजाकिस्तान में बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछा जाए, यहां पर देखा जाए तो 70% जनसंख्या मुस्लिम फेथ को फॉलो करती है, 70% जनसंख्या मुस्लिम फेथ को फॉलो करती है। उसके बाद भी कजाकिस्तान में देखा जाए तो हिजाब पर और बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चर्चा कर ले यहां पर, और इससे पहले देखा जाए तो कजाकिस्तान 2023 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब इसने क्या किया कि पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। यहां पर देखा जाए हाल ही में कजाकिस्तान ने सार्वजनिक जगहों पर हिजाब और बुर्के जैसे चेहरे ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगा दी है। यहां पर बात कर लें, कजाकिस्तान सरकार ने 2023 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था, और यहां देखा जाए सरकार का कहना यह था कि स्कूल यूनिफॉर्म के नियम हिजाब पहनने की इजाजत नहीं देते। ठीक है, जो स्कूल यूनिफॉर्म का नियम होता था उसमें जो हिजाब पहनना होता था उसका इजाजत नहीं दिया जाता था। यहां पर देखा जाए इस फैसले के खिलाफ भी कुछ विरोध प्रदर्शन हुए और 150 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया था उस टाइम पे। अब यहां देखा जाए, परीक्षा में आपसे यह पूछ सकता है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि 1 जनवरी 2025 से किस यूरोपीय देश में हिजाब पर प्रतिबंध लागू हुआ। यहां पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आपको देना है उत्तर। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि दृष्टि मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक, संक्षिप्तियां आप पढ़ रहे हैं, संक्षिप्तियों में जो महत्वपूर्ण स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल वाले जो सेक्शन है उसी में ये पॉइंट दे रखा है, उसमें इस पॉइंट को दे रखा है। और इसका मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सा यूरोपीय देश है जहां पर लागू हुआ, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ चीजें और बता देता हूं कि उस यूरोपीय देश में हुआ क्या था कि इलेक्शन हुआ था। ठीक है, चुनाव हुए थे कि प्रतिबंध लगाया जाए या ना लगाया जाए, और
मतदान में देखा जाए तो ज्यादातर जो 51% मत था वो इस एवज में पड़े थे कि हिजाब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और उसके लिए 1000 स्विस डॉलर, ठीक है, 1000 स्विस का, स्विस डॉलर नहीं, स्विस का 1000 जो स्विस वहां की मुद्रा है। अब मुद्रा का नाम बता दिया तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा देश है। अगर जो आप चाहें तो आइडिया आपको लग गया हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके, वरना आप याद करके बताइएगा, ठीक है। अब स्विस जो है 1000 स्विस, उसका जुर्माना भी लगाया गया कि अगर इस नियम को फॉलो नहीं किया जाता है तो 1000 स्विस जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य एशिया के नाम पर कजाकिस्तान, और यूरोपीय देश कौन सा था वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। रेल वन ऐप, ये जो रेल वन ऐप है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल वन ऐप नाम का एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जैसे आईआरसीटीसी होता था सेम वैसा ही कुछ, वैसे ही सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर रेल वन ऐप पर उपलब्ध होंगी। यहाँ पर देखा जाए यह ऐप रेल यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग से लेकर खाने के ऑर्डर तक सभी रेलवे संबंधित सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करेगा। इसे भारतीय रेलवे का सुपर ऐप भी कहा जा रहा है, ठीक है, भारतीय रेलवे का सुपर ऐप भी कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आईआरसीटीसी बंद हो गया है, आईआरसीटीसी का अभी आप यूज करते रहेंगे, लेकिन जो रेल वन ऐप है ये आईआरसीटीसी देखा जाए तो एक प्रकार से पीपीपी मॉडल पर या प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर उसको चलाया जा रहा है, लेकिन जो रेल वन ऐप है ये भारतीय रेलवे के द्वारा ही चलाया जा रहा है, ठीक है। इसको संचालित किया जाएगा, सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, और खास बात यह है कि यह ऐप निर्बाध टिकट बुकिंग, पीएनआर ट्रैकिंग, खाद्य वितरण जैसी सेवाएं भी प्रदान करेगा, जैसे आईआरसीटीसी से आप प्राप्त करते हैं। आगे हम चर्चा कर ले आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के बारे में। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यहाँ पर चर्चा कर ले तो आरबीआई ने केसवन रामचंद्रन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे पहले रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के प्रधान मुख्य महाप्रबंधक और आरबीआई कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो याद रखना परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछे कि आरबीआई के नए महानिदेशक कौन बने, नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं केसवन रामचंद्रन। चलिए आगे देखें। इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स का मुख्य सलाहकार, ठीक है, इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स के मुख्य सलाहकार कौन बने हैं। यहां पर देखा जाए तो नंदन नीलकर्णी जो है ये बने हैं इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स के मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। नंदन नीलकेड़ी जो है इन्फोसिस के सह संस्थापक है, ठीक है। तो नंदन नीलकर्णी जो है इन्फोसिस के सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उन्हें प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। यहां पर देखा जाए कि इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स जो है इसका मुख्य सलाहकार बनाए जाने का फायदा क्या होगा, तो इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ठीक है, डीपीआई विकसित करना है, जिससे प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अद्यतित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, जो सुव्यवस्थित है तथा अद्यतित किया जा सकता है। जो प्रक्रियाएं होती है डीपीआई की उनको अद्यतित किया जाएगा, और उसके लिए सलाह देने का कार्य कौन करेंगे, उसके लिए सलाह देने का कार्य किया जाएगा नंदन नीलकर्णी के द्वारा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल नीति 2025। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 यहां पर चर्चा कर लेते हैं। सॉरी कुछ मिस हो गया। यहां पर हेडिंग ये नहीं है, यहां पर हेडिंग है आईसीसी में स्मृति मंधाना की रैंकिंग, ठीक, आईसीसी में T20 आईसीसी में स्मृति मंधाना की रैंकिंग। अब यहां पर पहले इसको जान लेते, फिर राष्ट्रीय खेल नीति के बारे में कुछ चीजें आपको बता दूंगा ओरली। यहां पर देखा जाए तो आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर पहुंच गई। पहले कौन से स्थान पर थी, पहले ये चौथे स्थान पर थी, 4th रैंक पर थी, और यहां पर देखा जाए जुलाई महीने में ये पहुंच गई है तीसरे स्थान पर, और उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 771 रेटिंग मिली है, 771 रेटिंग मिली है। और खास बात यह है कि वनडे में देखा जाए तो आईसीसी की जो वनडे रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर कायम है ये, ठीक है, आईसीसी के वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना जो है ये पहले स्थान पर कायम है। अब यहां पर हम लोग राष्ट्रीय खेल नीति के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जो है इसको पेश किया गया है, और इसके माध्यम से जो 2036 में ओलंपिक खेल होने वाले हैं, 2036 के जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। और ये किसको रिप्लेस करेगा, जो राष्ट्रीय खेल नीति है ये 2001 की जो खेल नीति थी, 2001 की खेल नीति थी, उसको रिप्लेस करने के लिए इसको लाया गया है राष्ट्रीय खेल नीति को, ठीक है। तो ये ओरली मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं।
पहला सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, पहला सी शिप ऑब्जर्वर मिशन चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए फिर पहला आ गया है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है। परीक्षा में पूछ सकता है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड कंट्रीज है उनके द्वारा क्वाड एट सी शिप मिशन, ठीक है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की स्टार्ट की गई है। यहां देखा जाए यह मिशन वेलमिंगटन घोषणा के तहत आरंभ किया गया है। वेलमिंगटन घोषणा जो है उसी के तहत आरंभ किया गया। यहां पर आप जानते हैं कि जो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, ये वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। मार्को रूबियो की अध्यक्षता में, देखा जाए मेजबानी मार्को रूबियो के द्वारा की गई थी अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और वहीं पर वेलमिंगटन घोषणा पत्र जारी किया गया था और उसी के तहत देखा जाए तो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यहां देखा जाए इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो समुद्री सहयोग और सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना है। समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया गया है क्वाड के द्वारा। चलिए आगे हम बात कर लें दिव्यांशी भौमिका, ठीक है, दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2025 में इतिहास रचा। ठीक, तो यहां पर जो दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा। कौन सा इतिहास रचा देख लेते हैं। भारतीय टेबल टेनिस स्टार दिव्यांशी भौमिक ने ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। यहां देखा जाए उनका स्वर्ण पदक 36 वर्ष में इस स्पर्धा में भारत का पहला पदक है। ये 36 साल यहां पर देखा जाए जो 29वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही थी, 36 सालों में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। ठीक है, जो भारतीय युवा टेबल टेनिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यहां बात कर ले भारत ने ताशकंद में अपना अभियान जो था एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया। यानी कि परीक्षा से पूछे कि 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए, तो कुल 4 पदक जीते गए। ठीक, 4 पदक जीते गए। उन 4 पदक में एक स्वर्ण शामिल था, एक रजत शामिल था और 2 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक, चलिए अगली खबर देखें। एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है, CR पाटिल है। पहले कौन थे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, लेकिन जो 2024 में सरकार गठित हुई उसमें CR पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया। ठीक है, तो नाम याद रखना CR पाटिल। यहां पर बात कर लें तो इनके द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड, क्या नाम है, सी फ्लड, इस प्रणाली की शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है। सी फ्लड एक वेब आधारित मंच है जो बाढ़ के मानचित्र और जलस्तर की भविष्यवाणियों के रूप में गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ की पूर्वानुमान प्रदान करता है। जो सी फ्लड है 2 दिन पहले ही बता देगा कि भैया बाढ़ आने वाली है। जैसे कोसी नदी आप जानते हैं कि बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रात में आप कहीं अलग है, रात में आप मतलब ये मान के चलिए कि चारपाई डाल के आप सो रहे हैं, कब आपके नदी के पास आपका घर है, चारपाई डाल के आप सो रहे हैं, तो हो सकता है मॉर्निंग में आप उठे तो नदी आपके नीचे से बह रही हो, बाढ़ आ सकता है, ऐसी संभावना वहां पर, ऐसी कहावत है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, तो बाढ़ के लिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। अब जो बाढ़ आती है खासकर बरसात के जो मौसम होते हैं, बरसात के मौसम में प्रयागराज में ही देख लीजिए जो कछार का क्षेत्र है पानी से डूब जाता है। कुछ छात्र जो उधर रहते हैं, ठीक, कछार एरिया में जो छात्र रहते हैं वो अपने दोस्तों के यहाँ शिफ्ट होते हैं इसी कारण से, बाढ़ के कारण। तो अब क्या होगा कि जो ये मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है इसके द्वारा क्या होगा, बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है, इसके द्वारा 2 दिन पहले बता दिया जाएगा भैया अपना रूम सामान उठा के शिफ्ट कर लो अपने दोस्त के यहाँ पर, बाढ़ आने वाला है। ठीक है, और नाम याद रखना, इस प्रणाली का नाम क्या है, इस प्रणाली का नाम है सी फ्लड। ठीक, चलो आगे देखा जाए। यह परियोजना भारत की बाढ़ प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम होगा। यह पहल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत देखा जाए तो क्रियान्वित की गई है, जिसका संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यानी कि जो सी फ्लड प्रणाली है इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, इसका संचालन देखा जाए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, इसी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगली खबर क्या है,
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान था, इसका नाम परिवर्तित करके अब क्या किया गया है, यहां पर चर्चा कर लें तो NIPCCD जो था राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, इसका नाम परिवर्तित कर सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, परीक्षा में पूछे कि NIPCCD का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखा गया है, तो सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा गया है। यह बदलाव 2 जुलाई 2025 को किया गया और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य सावित्रीबाई फूले को श्रद्धांजलि देना, जो शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। NIPCCD महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन, क्षमता निर्माण के लिए एक शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य शैक्षिक कार्रवाइयों को बढ़ावा देना है। ठीक है, जो महिलाओं से संबंधित शैक्षिक कार्रवाइयां हैं उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1966 में NIPCCD की स्थापना हुई थी। चलिए अगली खबर देखें। पाकिस्तान जो है ये जुलाई के महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष बना है। ठीक, पाकिस्तान जुलाई के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। यहां देखा जाए यह मौका उसे रोटेशन के जरिए मिला है। पाकिस्तान 2 साल के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य है। आप जानते हैं कि UNSC जो है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें टोटल सदस्यों की संख्या होती है 15। उन 15 सदस्यों में 5 सदस्य तो हैं स्थायी और 10 सदस्य होते हैं अस्थायी, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अब उन 2 साल के लिए जो चुने जाते हैं उसमें पाकिस्तान को भी चुना गया था। और अब देखा जाए वर्तमान में जुलाई महीने के लिए, जुलाई 2025 के लिए UNSC का अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, तो UNSC का अध्यक्ष है पाकिस्तान। ठीक, पाक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नौसेना को मिला INS उदयगिरी। INS उदयगिरी नौसेना को मिल गया है। INS उदयगिरी से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो INS उदयगिरी एक अत्याधुनिक युद्धपोत है जो पूरी तरीके से भारत में निर्मित है, यानी कि स्वदेशी है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं। ठीक है, भारत में पूरी तरीके से बना है और 75% इसके जो कलपुर्जे हैं वो स्वदेशी है, भारतीय है। यहां देखा जाए यह प्रोजेक्ट 17A के तहत, ठीक है, 17A के तहत बनाया गया है और इसमें स्टेल्थ तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह दुश्मन के रडार से बच सकता है। जहां भी आपको परीक्षा में या जब भी आप पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, स्टेल्थ तकनीकी दिखे तो स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि स्टील से बना हुआ है। स्टेल्थ का मतलब ये हुआ है कि उसकी प्रणाली ऐसी है कि रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं पकड़ सकता है रडार इसको। यहां देखा जाए यह युद्धपोत ब्लू वाटर मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम होगा। यहां हम बात कर लें, इसमें 226 नौसैनिक और अधिकारी तैनात रह सकते हैं और यह एक बार में 4600 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की दूरी समुद्र में तय कर सकता है। ठीक है, 4600 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की दूरी ये INS उदयगिरी यहां पर देखा जाए तो तय कर सकता है। चलिए आगे देखें। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसके द्वारा विकसित किया गया, सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया। अब DRDO आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए UP PCS के मेंस में सवाल पूछा गया। पहले लोग भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर विशेष फोकस करते थे। भारत की जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में भारत, तो अंतरिक्ष पढ़ते पढ़ते इसरो पे आ जाते थे कि इसरो पढ़ के जाना है, परीक्षा में जरूर आएगा। अब क्या है कि भारत की जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर है। यहां पर देखा जाए तो जो INS तुशील है, INS तुशील मिलने के बाद, ठीक है, भारत अब कोई भी विदेश से कोई भी फ्रिगेट नहीं खरीदेगा। पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने जा रहा है भारत फ्रिगेट के मामले में, या जो जहाज होते हैं पानी के उनके मामले में, और अन्य चीजों में भी भारत पूरी तरीके से धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है। ठीक है, अब उसी क्रम में देखा जाए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, तो रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी अगर देखा जाए इकाई कौन सी है, DRDO है। DRDO के जो महत्वपूर्ण मिशन है, महत्वपूर्ण जो उपकरण है, वो भारतीय सेना के लिए देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी है। अब उसमें एक कदम ये भी शामिल हो गया है कि DRDO ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार बनाया है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार बनाया है। और DRDO से संबंधित सवाल UP PCS के मेंस
2024 जो 2024 का मेंस हुआ उसमें डीआरडीओ से संबंधित सवाल पूछा, डीआरडीओ की कार्यप्रणाली से संबंधित सवाल पूछा। ठीक है, तो अब आपके परीक्षा के लिए डीआरडीओ भी इंपॉर्टेंट है, आप इस रो पे ही मत फोकस करिए, आप डीआरडीओ पर भी फोकस करिए। चलिए आगे देखते हैं। यह रडार प्रकाश तकनीकी का उपयोग करके 3x4 सेंटीमीटर की वस्तु का सटीक पता लगा सकता है। ठीक है, यह रडार पारंपरिक रडार से अलग है क्योंकि यह रेडियो आवृत्ति संकेतों के बजाय लेजर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करता है। यहां पर जो पारंपरिक लेजर होते हैं वो रेडियो आवृत्ति का प्रयोग करते हैं, जबकि ये जो फोटोनिक रडार है, स्वदेशी फोटोनिक रडार, ये किसका प्रयोग करेगा? ये लेजर का और ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करेगा। ठीक है, आगे देखा जाए, इससे रडार अधिक तेज, अधिक सटीक और जैम होने के में कठिन हो जाता है। ये रडार स्टेल्थ विमानों तथा छोटे लक्ष्यों का पता लगाने में भी सक्षम है, जो सामान्य रडारों से बचना मुश्किल होता है। जो सामान्य रडार होते हैं वो स्टेल्थ विमान, मैंने आपको बताया ना कि जो स्टेल्थ, जैसे अभी आपने सुना होगा कि यूनाइटेड किंगडम का एक विमान है F-35, ठीक है, F-35, ये फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये केरल में देखा जाए तो एक युद्धाभ्यास हो रहा था। केरल के जो मालाबार तट है, मालाबार तट पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक युद्धाभ्यास हो रहा था। तो छोटे से युद्धाभ्यास के बीच में जून के प्रथम सप्ताह में देखा जाए तो वो जो F-35 विमान था वो कुछ खराबी, उसमें कुछ खामियां आ गई और वो स्टेल्थ विमान था, उसको रडार कैच नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए उसको रडार कैच नहीं कर सकते थे, लेकिन भारत की जो रडार प्रणाली है वो इतनी सुदृढ़ है कि उसको लैंड करने से पहले ही, ठीक है, उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, उसको परमिशन दे दिया गया था कि आप लैंड कर सकते हैं, लेकिन जो भारत की ऑटोमेटेड रडार प्रणाली है उसने उसको डिटेक्ट कर लिया था। और भारत की सेना के द्वारा बाद में बताया भी गया कि हमने F-65, ये जो F-35 है इसको डिटेक्ट कर लिया था अपने रडार पर। यानी कि जो भारत, कहने का मतलब ये है कि जो भारत की रडार प्रणाली है वो उन्नत रडार प्रणाली है, जो 5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनको भी डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो उसी क्रम में देखा जाए ये रडार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोटोनिक रडार यहां पर चर्चा कर ले तो फोटोनिक रडार रक्षा, नागरिक रडार, ठीक है, तकनीकी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, जिससे भारत अगली पीढ़ी के रडार तकनीकी में अग्रणी देश में शामिल हो गया है। यहां बात कर ले, यह रडार भारतीय वायुसेना और नौसेना के सिचुएशनल अवेयरनेस और एयर डिफेंस क्षमताओं को अत्यधिक बढ़ावा देगा। ठीक है, जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, साथ ही साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रडार बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें उन सारी चीजों में ये जो फोटोनिक रडार है ये आपके रक्षा प्रणाली को उन्नत बनाने में सहयोग करेगा। चलिए आगे देखते हैं। दुबई में होगी पहली वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछे कि पहली वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। यहां देखें तो पहली वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग 2026 में दुबई में होगी। इसमें 8 फ्रेंचाइजी टीमें और भारत, जापान, ईरान, पाकिस्तान समेत 30 देश यहां पर भाग लेंगे। 30 देश भाग लेंगे, साथ ही साथ 8 फ्रेंचाइजी भाग लेंगे यहां पर। ठीक है, याद रखना कहां पर होगी, 2026 में दुबई में होगी। अमेजन क्षेत्र में मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश कौन बना है? सूरीनाम बना है। याद रखिएगा किस क्षेत्र में? अमेजन क्षेत्र में। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। WHO के दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम को, WHO ने दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। सूरीनाम अमेजन क्षेत्र का पहला देश है जिसे यह मान्यता मिली है। इसके साथ ही सूरीनाम जॉर्जिया के बाद 2025 में मलेरिया मुक्त होने वाला दूसरा देश बन गया है। यानी कि सन 2025 में पहले जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था और अब सूरीनाम को घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जो सूरीनाम है इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि मलेरिया मुक्त होने वाला वर्ष 2025 में पहला देश कौन सा था? जॉर्जिया था। मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला वर्ष 2025 में दूसरा देश कौन सा है? सूरीनाम है। किस क्षेत्र का पहला कंट्री बन गया है? तो अमेजन क्षेत्र में मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो भारत की विदेशी मुद्रा, विदेशी ऋण है, भारत का जो विदेशी ऋण है, डेप्थ है, उसमें वृद्धि हुई है। विदेशी ऋण में यहां पर देखा जाए, विदेशी ऋण में जो वृद्धि हुई है तो उसके बारे में चर्चा कर लें तो RBI के मुताबिक भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 तक 10% बढ़कर $736.3 अरब हो गया है, जो GDP का 19.1% है। ये पॉइंट परसेंटेज याद रखिएगा। और ये इकोनॉमी से संबंधित जो डाटा होता है उसमें आपके सवाल परीक्षा में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, जो
विदेशी ऋण है, विदेशी ऋण से संबंधित सवाल आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं यूपी पीसीएस में, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है ये। यहां पर बात करें तो जीडीपी का 19.1% हिस्सा हो गया है डेप्थ। ठीक, कितना है टोटल, अगर जो अमाउंट में बात करें तो 736.3 अरब डॉलर हो गया है। पिछले साल देखा जाए कितना था, तो पिछले साल ये था 668.8 अरब डॉलर। अब 10% बढ़ के, ठीक है, 10% बढ़ के ये कितना हो गया है, 10% बढ़ के इसको देखा जाए तो 736.3 अरब डॉलर हो गया है, जो भारत की जीडीपी का 19.1% है। चलिए आगे बात करें, शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक नई पहल शुरू की गई, स्टाइपेंड स्कीम, वजीफा स्कीम शुरू किया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए स्टाइपेंड स्कीम की शुरुआत की है, ताकि प्रतिभा विकास और जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने शीर्ष युवा शतरंज प्रतिभाओं को खाते में सीधे अपना पहला तिमाही वजीफा भेज दिया है, देखा जाए, जो कि 60,000 से लेकर 1,50,000 तक है। यहां बात कर ले तो अप्रैल से जून महीने के लिए कुल 42.30 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। जो शीर्ष खिलाड़ी हैं उनके लिए स्टाइपेंड स्कीम स्टार्ट की गई है, वजीफा स्कीम स्टार्ट की गई है। हर तिमाही वजीफा भेजा जाएगा, उसमें 60,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का वजीफा दिया जाएगा। यहां हम बात कर ले, अंडर 7 से लेकर अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ी इस योजना के लाभार्थी होंगे। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि जो वजीफा दिया जा रहा है वो 30 साल का खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी, उसको वजीफा दिया जाएगा, नहीं। 7 साल से लेके जो अंडर 7 से लेके अंडर 19 आयु वर्ग है, उसी में खिलाड़ी की जो शीर्ष खिलाड़ी है, उन्हीं शीर्ष खिलाड़ियों को इस स्टाइपेंड स्कीम का फायदा मिलेगा। चलिए आगे बात कर ले, केरल 2020-2025 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो केरल के राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि नेशनल पार्क और संरक्षित क्षेत्रों, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनमें अपनाई गई प्रभावी जो प्रबंधन प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं के कारण राज्य को 2020 से 2025 के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, जो MEE है ना, MEE मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन, ठीक है, इवैल्यूएशन, उसमें चर्चा कर ले, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो केरल के राष्ट्रीय उद्यान तथा संरक्षित क्षेत्र हैं, वहां पर अपनाई गई जो प्रबंधन प्रणालियां थी, उन प्रबंधन प्रणालियों के कारण देखा जाए, जो यहां पर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन था, इसमें केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यहां पर देखें तो राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल 76.22% स्कोर के साथ वेरी गुड रेटिंग पाने वाला देश का इकलौता राज्य है। यानी कि भारत का इकलौता राज्य यही है, केरल ही, जिसने प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में वेरी गुड रेटिंग प्राप्त किया है। और स्कोर कितना है केरल का, 76.22% है। यहां पर एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम याद रखिए कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर अवस्थित है, ये केरल में अवस्थित है। तो केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 92.97 स्कोर के साथ देश में सबसे अधिक स्कोर करने वाले पार्कों में से एक है। यानी कि जो प्रबंधन प्रभावशीलता सूचकांक था, उसमें सर्वाधिक प्रदर्शन या शीर्ष प्रदर्शन करने वाला नेशनल पार्क कौन सा है, परीक्षा में से पूछे तो एराविकुलम नेशनल पार्क है। कहां पर अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। स्कोर कितना है इसका, 92.97% है। और राज्यों में बात करें तो केरल है, केरल का स्कोर कितना है, तो 76.22 स्कोर है इसका, और वेरी गुड कैटेगरी में रेटिंग पाने वाला एकमात्र भारतीय राज्य भी है। ठीक है, चलो आगे देखें, घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पीएम मोदी देखा जाए तो यहां पर घाना की यात्रा पर गए हुए थे, और यात्रा के दौरान, तो घाना दौरे के दौरान पीएम मोदी को उनका 24वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना मिला है। ठीक है, परीक्षा से पूछे, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, ये किसे प्रदान किया गया, पीएम मोदी को प्रदान किया गया। और ये पीएम मोदी का 24वां, ठीक है, 24वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी को अब तक 24 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। यहां देखा जाए, वे सबसे ज्यादा देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम है। ठीक है, पहले भारतीय पीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हुए हैं। चलिए आगे बात कर ले, और अंतिम खबर क्या है, डॉक्टर अनिल मेनन, ठीक है, डॉक्टर अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा, डॉक्टर अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित पॉइंट देखें। नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन जून 2026 में पहले अंतरिक्ष
मिशन पर जाएंगे। वे जून 2026 में रूस के सुयोज MS-29, रूस का जो सुयोज MS-29 अंतरिक्ष यान है, इसी के द्वारा देखा जाए तो कजाकिस्तान के जो बैकानूर कॉस्मोड्रोम है यहां से उड़ान भरेंगे और इंटरनेशनल जो ISS है स्पेस स्टेशन वहां पर जाएंगे। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं डॉक्टर अनिल मेनन। ये नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं जो अनिल 2026 में अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे। और कहां से उड़ान भरेंगे तो ये कजाकिस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरेंगे। रूस का मिशन यहां पर है सुयोज MS-29 मिशन। इसी मिशन के तहत ये अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे। चलिए, अब कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, उन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन किस मिशन से उड़ान भरेंगे? कौन सा मिशन है? सुयोज MS-28, सुयोज MS-29, आर्टेमिस 2, SpaceX Crew-9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है? नाइजीरिया, घाना, रवांडा या सिएरा लियोन? क्वेश्चन नंबर 3 है केरल के किस राष्ट्रीय उद्यान को MEE स्कोरिंग में 92.97 प्राप्त हुआ है? पेरियार, एराविकुलम, साइलेंट वैली या बंदीपुर? क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रेडार किसने विकसित किया है? हेल, इसरो, DRDO या भेल? क्वेश्चन नंबर 5 है सूरीनाम किस क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश बना है? कैरेबियन, अमेजन, मध्य अमेरिकी या सहारा क्षेत्र का? क्वेश्चन नंबर 6 है INS उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 28? क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय खेल नीति 2025 किसके विशेष ध्यान पर केंद्रित है? मैंने आपको बताया राष्ट्रीय खेल नीति के बारे में। 2028 के ओलंपिक पर, 2030 के एशियाई खेलों पर, 2032 के ओलंपिक पर या 2036 के ओलंपिक पर? ठीक है, किसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 लाई गई है, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए कि हाल ही में किसने कैप्टन कूल उपनाम के लिए ट्रेडमार्क का आवेदन किया? विराट कोहली ने, रोहित शर्मा, MS धोनी या हार्दिक पांड्या ने? क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? भोपाल, पुणे, इंदौर या जयपुर? और अंतिम सवाल है RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? नंदन नीलकड़ी, केशवन रामचंद्रन, रघुराम राजन या SS मुंद्रा? ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे पूछे हैं 10 सवाल और आपको लगभग 1 घंटे के अंदर यहां पर 1 जुलाई से लेकर और 5 जुलाई तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको कराने का प्रयास किया। ठीक है, तो आप इस वीडियो का फायदा उठाइए। एक शॉर्ट वीडियो है, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे पिछले 5 दिन के उन सबको यहां पर कवर करने का प्रयास किया गया है। कल है संडे और उसके बाद मंडे से हमारी क्लास जो है वो रेगुलर चलती रहेगी। हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर आपको जून महीने का वीडियो भी दे देंगे यूपी स्पेशल का। उसके बाद सारी चीज़ें सिस्टमेटिक जैसे चलती थी वैसे चलती रहेंगी। आप लोग MCQ अटेम्प्ट किया करिए। यूपी PCS और BPSC के लिए क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। रामबाण क्लासेस है, जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है सेम वैसा ही है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूँ यहीं पर क्लास को समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।